आज मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। अचानक पानी की सतह चीरते हुए एक चमकती हुई जादुई मछली बाहर निकलती है, जिसकी रोशनी पूरे तालाब में फैल जाती है। अगर सच जानना चाहते हो तो अब पीछे मत हटना, इस भावंडर में समा जाओ। तभी पानी की गहराइयों से एक गूंजती हुई रहस्यमय स्त्री की आवाज आती है, जो विराज को सचेत करती है। रुक जाओ, इसके अंदर मत आओ विराज। अगर तुम इसके अंदर आए तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। ये आवाज, ये तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसी आवाज तो मेरी प्रेमिका की थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पर यहाँ इस तालाब में उसकी आवाज कैसे हो सकती है? देखो, तुम इस आवाज पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें सच की तह तक पहुंचना है तो तुम्हें इस तालाब के अंदर जाना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम वापस लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं पहचान गया, ये मेरी प्रेमिका की ही आवाज है। सच सच बताओ, मेरी नीरजा कहाँ है? तुम्हारी प्रेमिका अब तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, और अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम्हें पहले अतीत के पन्नों को पलटना होगा। ठीक है, मैं सारा सच जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। तो सुनो, ये कई साल पहले की बात है, जब इस राज्य की राजकुमारी नीरजा सबसे सुंदर हुआ करती थी। विक्रमगढ़ राज्य की राजकुमारी नीरजा अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी सुंदरता की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में हुआ करती थी, जिस वजह से बड़े बड़े राजकुमार उनसे विवाह करने के सपने देखते थे। लेकिन राजकुमारी नीरजा का दिल एक साधारण से योद्धा विराज पर आ टिका था। एक सुबह विराज मैदान में पूरी एकाग्रता से तलवार का अभ्यास कर रहा था। तुम्हारी तलवार की हर चाल में एक अनोखी शक्ति है विराज। काश तुम जान पाते कि ये आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती हैं। युद्ध अभ्यास समाप्त होते ही नीरजा धीरे धीरे चलकर विराज के समीप जाकर खड़ी हो जाती है। विराज पसीने से लथपथ है और अपनी तलवार मयान में रख रहा था। राजकुमारी, आप यहाँ कहीं कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं कोई समस्या तो नहीं आई? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं विराज, मेरे पास वैसी कोई समस्या नहीं है, पर हाँ, एक ऐसी उलझन है जिसका समाधान तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई और कर भी नहीं सकता। आदेश दीजिए राजकुमारी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विराज, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। विराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अवाक होकर राजकुमारी को देखने लगता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप जानती हैं कि मैं एक साधारण सा योद्धा हूँ। मैं भला एक राजकुमारी से प्रेम करने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध है और ठीक नहीं होगा। देखो विराज, मैं तुम्हें कई महीनों से देख रही हूँ और तुम्हें मन ही मन अपना प्रेमी मान चुकी हूँ। तुम्हारी जगह मैं अपने जीवन में किसी और को नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। राजकुमारी, मैं एक साधारण इंसान हूँ। एक राजकुमारी का हुक्म टालने की हैसियत मुझ में नहीं है। अगर आप मुझे ही अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नीरजा और विराज के बीच की दूरियां मिट जाती है। वो दोनों बैठकर घंटों भविष्य की बातें करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और दोनों का प्रेम और भी गहरा होता चला जाता है। एक दिन वो दोनों हमेशा की तरह महल के बाहरी बगीचे में बैठे एक दूसरे के सपनों में खोए हुए थे। तभी वहाँ अचानक राजा कृष्णदेव आ पहुँचते हैं। ये क्या है राजकुमारी, तुम यहाँ इस सैनिक के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस यहाँ की ताजी हवा का आनंद ले रही थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो बेटी? मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और सब जानता हूँ। ठीक है पिताजी, अगर आप सब जानते हैं तो मैं भी अब आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती। मैं विराज से बहुत प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो पुत्री? ये कभी नहीं हो सकता।
वो हमारे महल का एक मामूली सा योद्धा है। मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उससे करूं? असंभव! तुम उसे इसी वक्त भूल जाओ और आज के बाद उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। इतना कठोर आदेश देकर राजा कृष्णदेव बिना पीछे मुड़े वहाँ से चले जाते हैं। विराज नजर नीचे झुकाकर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। नीरजा परेशान रहती है। तभी उसकी नजर महल के ऊंचे दीवारों के पीछे बने उस सुनसान और रहस्यमय तालाब पर पड़ती है, जहाँ विराज दबे पांव उस तालाब की ओर जा रहा था। अरे विराज इतने दबे पांव इस रहस्यमय तालाब के पास क्यों जा रहा है? उस तालाब के पास जाना तो मना है। चलो देखती हूँ आखिर वो तालाब के पास क्या करता है। वही विराज जाकर पत्थर की एक शिला पर बैठ जाता है और घंटों पानी को निहारता रहता है। न वो तलवार चलाता है न विश्राम करता है, बस खोया रहता है। विराज आखिर वहाँ घंटों क्यों बैठा रहता है? उसकी आंखों में वो खालीपन क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छिपा रहा है? क्या उसका प्रेम उतना ही पारदर्शी है जितना वो दिखाता है? मुझे इस पर नजर रखना होगा। फिर अगली सुबह होते ही नीरजा ने ठान लिया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगी। वो छिपकर तालाब के पास घनी झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ जाती है। आज मैं भी देखती हूँ कि इस तालाब में ऐसा क्या रहस्य है जो विराज इतने घंटों इसे देख रहा था। तभी तालाब के बीचों बीच पानी हिलता है और एक सुनहरी मछली सतह पर आती है। नीरजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो डर के मारे वापस राजमहल में चली जाती है। वो क्या था? वो मछली? आज से पहले तो मैंने कभी उसे तालाब में नहीं देखा। उसकी आंखों में जरूर कुछ ऐसा रहस्य था जो मुझे नहीं पता। तभी वो फिर से खिड़की से झांकती है। तभी देखती है कि विराज और वो मछली एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। मछली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो विराज से कुछ कह रही हो। ये क्या देख रही हूँ मैं? एक मछली, विराज एक मामूली मछली को ऐसे देख रहा है जैसे इसमें उसकी जान बसी हो। आखिर ये माजरा क्या है? मेरा माथा ठनक रहा है। विराज मुझे धोखे में रख रहा है। नीरजा का मन करता है कि अभी बाहर निकलकर विराज से हजारों सवाल पूछे, लेकिन तभी उसे राज्य की उस बूढ़ी तांत्रिक की कही बात याद आती है। उस बुढ़िया ने सही कहा था, नीरजा तेरा प्रेम इतना सरल नहीं है। तुझे विराज को पाने के लिए एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी होगी जहाँ सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। क्या यही वो परीक्षा है? विराज के जाने के बाद नीरजा के मन की ईर्ष्या उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो तेजी से कदमों से उस रहस्यमय तालाब के किनारे पहुंच जाती है। बाहर निकल! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेमी के साथ कुछ भी करने की? वो सिर्फ मेरा है। तुम एक तुच्छ जीव होकर हमारे बीच नहीं आ सकती। तुम कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? पानी में अचानक हलचल होती है। वो कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि उसमें दिव्य जादुई शक्तियाँ समाहित थी। मछली पानी की सतह पर आती है। चेतावनी दे रही हूँ नीरजा, इस तालाब की शक्ति से खेलने का दुस्साहस मत करो। यहाँ का रहस्य तुम्हारी सोच से कहीं अधिक गहरा है। संयम रखो वरना पछताओगी। चेतावनी? एक मामूली मछली मुझे डराएगी? तुम्हारी हस्ती ही क्या है। मैं तुम्हें इस तालाब से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। तो कोशिश करके देख लो। जादुई मछली पानी की गहराई में ओझल हो जाती है। नीरजा किनारे पर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला है। एक मामूली सी मछली होकर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो। अब देखो मैं तुम्हारी इस दुनिया को कैसे बर्बाद करती हूँ। मैंने तुम्हें अपने प्रेमी से मिलते हुए देखा है। मुझे तुमसे जलन होती है। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। नीरजा गुस्से में पैर पटकती हुई राजमहल की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो गलियारे में पहुंचती है, उसका वफादार सैनिक उसके पास आता है।
राजकुमारी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे लिए एक खास काम करना होगा। आज्ञा दीजिए राजकुमारी, बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नीरजा अपनी उंगली से एक कीमती सोने की अंगूठी निकालती है और सैनिक की हथेली पर रख देती है। इसे ले जाओ और अपने पास रख लेना। बस मेरे पिताजी से वही कहना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, बताइए मुझे क्या कहना होगा। कहना कि महल के बाहर जो रहस्यमय तालाब है उसमें एक मायावी शक्ति है। पर महाराज मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। राजकुमारी, उन्हें यकीन करना होगा। तुम कहना कि इसी वजह से राजकुमारी एक साधारण योद्धा से प्रेम कर बैठी है, क्योंकि इसके पीछे उस तालाब का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बस इतना पिताजी से कहना, बाकी मैं संभाल लूंगी। जो आज्ञा राजकुमारी। सैनिक वहाँ से तुरंत निकलता है और दौड़ते हुए महाराज कृष्णदेव के कक्ष में पहुँचता है। महाराज उसे बदहवास देखकर चौंक जाते हैं। क्या हुआ सैनिक, तुम इतने परेशान क्यों हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? महाराज, अनर्थ हो गया। जिस सच्चाई को हम ढूंढ रहे थे वो महल के बाहर उस पुराने तालाब में छिपी है। कैसा अनर्थ? खुलकर बताओ। महाराज, राजकुमारी नीरजा किसी योद्धा के प्रेम में नहीं है, बल्कि उन्हें उस तालाब में रहने वाली एक मायावी मछली ने अपने वश में कर लिया है। वो मछली साधारण नहीं है, वो काला जादू जानती है। क्या कह रहे हो तुम? एक मछली राजकुमारी को वश में कर सकती है? हाँ महाराज, उसी के जादू के कारण राजकुमारी एक मामूली योद्धा विराज की ओर आकर्षित हुई है। ये उस मछली का षड्यंत्र है ताकि वो राजघराने पर अपना नियंत्रण कर सके। अगर उस मछली को खत्म नहीं किया गया तो राजकुमारी कभी उस जादू से बाहर नहीं आ पाएंगी। तो ये बात है। उस मामूली योद्धा की इतनी हिम्मत नहीं थी। ये सब उस मायावी जीव का खेल है। सेनापति, अभी के अभी सैनिकों को तैयार करो। जी महाराज, पर वो तालाब बहुत गहरा है। गहरा हो या मायावी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज ही उस मछली को पकड़कर तालाब से बाहर निकाल दिया जाए और उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाए। चलो मेरे साथ। फिर सैनिक ने पानी में जाल फेंका और उस जादुई मछली को जकड़ लिया। मछली जाल में छटपटाने लगती है और उसके शरीर से निकलने वाली चमक धुंधली पड़ने लगती है। मूर्खों, अगर मुझे कैद किया गया तो इस तालाब की रक्षक शक्ति जाग जाएगी। फिर तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। रोक लो इन्हें नीरजा। लेकिन नीरजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे मेरे प्रेमी को दूर करोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस तालाब में रहने दूंगी? अब तो तुम्हें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकाला गया, तालाब का शांत और नीला पानी अचानक सहायक काला पड़ने लगा और देखते ही देखते आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं इतनी तेज थी कि सैनिकों के हाथ से मशालें छूट गई। तालाब के तल से एक प्राचीन और भीषण जादू जाग उठा। ये क्या हो रहा है राजकुमारी? इतना भयानक तूफान! ये आग कैसी है? लगता है कोई प्रलय होने वाला है। भागो यहाँ से। तभी अचानक पानी से निकली लहरों ने नीरजा को जकड़ लिया। वो चीखने लगी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वो जादू नीरजा को खींचकर तालाब की गहराइयों में ले गया और उसे वहीं का कैदी बना दिया। नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ पिताजी, विराज। नीरजा अब उस तालाब की रक्षक शक्तियों से बन चुकी थी। जिस जाल को उसने मछली के लिए बुना था, उसी में वो खुद कैद हो गई। अगले दिन विराज भारी कदमों से राजमहल की ओर बढ़ता है। उसकी नजरें हर जगह नीरजा को तलाश रही थी, लेकिन पूरा महल उसे आज खाली खाली सा लगता है। ये क्या? राजकुमारी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहीं वो उस तालाब के पास तो नहीं?
चलो वहीं जाकर देखता हूँ। फिर विराज दौड़कर तालाब के किनारे पहुंचता है, लेकिन वहाँ पानी एकदम शांत था। ना कोई हलचल थी, ना ही राजकुमारी का कोई निशान। ये क्या हो रहा है? आखिर राजकुमारी कहाँ जा सकती हैं? मुझे महाराज से ही जाकर पूछना होगा। फिर विराज घबराया हुआ महाराज कृष्णदेव के दरबार में पहुंचता है। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में विराज के लिए कोई पहचान नहीं थी। तुम कौन हो और यहाँ दरबार के भीतर क्या कर रहे हो? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं विराज हूँ, आपके महल का योद्धा। क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे? मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ से तुरंत चले जाओ। पर महाराज, राजकुमारी नीरजा कहीं मिल नहीं रही है। पूरा महल छान मारा, वो कहाँ है? कैसी राजकुमारी? मेरी कोई बेटी नहीं है, यहाँ कोई राजकुमारी नहीं रहती। तुम पागल हो गए हो, निकलो यहाँ से। महाराज गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। विराज वहीं सन खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि महाराज अपनी ही सगी बेटी को कैसे भूल सकते हैं। ये राजमहल में क्या अजीब खेल चल रहा है? महाराज को अपनी ही बेटी की याद नहीं। आखिर एक पिता अपनी संतान को कैसे भूल सकता है? विराज हार मानकर महल से निकल पड़ता है। वो हफ्तों तक हर गली, हर नगर और हर जंगल में नीरजा को ढूंढता है, पर नीरजा का कहीं कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे समय बीतता है और विराज का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। लगता है नीरजा अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद इसी दुख में महाराज भी पागल हो गए हैं। पर वो ऐसे कैसे मर सकती है? फिर ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर एक दिन विराज थका हारा घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। तभी दूर उसी रहस्यमय तालाब में एक बार फिर हलचल होती है। वो जादुई मछली पानी से बाहर निकलती है और देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। वो होगा जिसके लिए मैं इस धरती पर आई हूँ। फिर उरुस मुस्कुराते हुए घने जंगलों की ओर चलने लगती है। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे उदास बैठे विराज पर पड़ती है। वो जानबूझकर विराज के सामने से रोती हुई गुजरने लगती है। अरे, ये लड़की कौन है? इससे पहले तो मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। मुझे इससे पूछना चाहिए। विराज तुरंत खड़ा होता है और उरुस के पास जाकर उसे रोकता है। तुम कौन हो और तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। क्या बात है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जाऊँ। मुझे अपना नाम और पता कुछ भी याद नहीं है। मेरे सर पर लगी इस चोट की वजह से मेरी आधी याददाश्त चली गई है। अरे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह यहाँ मरते हुए नहीं छोड़ सकता। ये इलाका और यहाँ के लोग ठीक नहीं है। एक जवान लड़की का यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ कुछ दिन रहना और जैसे ही तुम्हें कुछ याद आए मुझे बताना। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उरुस एक रहस्यमय मुस्कान के साथ विराज के घर आ जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, विराज के मन में उरुस के लिए एक अजीब सी व्याकुलता बढ़ने लगती है। वो खुद को उसकी तरफ खिंचता हुआ महसूस करता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो राजकुमारी नीरजा से प्रेम करता था। उसको गए हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। पर मैं इतनी जल्दी अपने प्रेम को कैसे भूल सकता हूँ? मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। विराज अभी खुद को समझा ही रहा था कि उरुस रोते हुए आती है और अचानक विराज के गले लग जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ विराज। इतने दिनों में तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा फायदा उठाता, ना जाने मेरे साथ क्या करता, लेकिन तुमने एक सच्चे इंसान की तरह मेरी देखभाल की है। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। पर उरुस, मैं तो किसी और से प्रेम करता था। मेरा दिल
अब भी उसी के पास है। हाँ, मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम राजकुमारी से प्रेम करते थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या तुम अपनी जिंदगी में मुझे थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राजकुमारी की जगह तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे इस खाली जीवन को एक मकसद दे सकता हूँ। तुम आज से मेरे घर में रह सकती हो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब विराज बाहर से काम करके घर लौटता है तो उसे उरुस कहीं नहीं दिखती। उसका माथा ठनकता है और वो घबराकर बाहर की ओर भागता है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। अरे क्या हुआ, तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे घर में रहती थी? हाँ काकी, वो कहीं दिख नहीं रही है। क्या आपने उसे देखा? अरे मैंने उसे अभी अभी घबराए हुए घने जंगलों की तरफ जाते देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहा हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे बचाना होगा। जल्दी जाओ बेटा, मुझे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। विराज पागलों की तरह जंगल की ओर भागता है। भागते भागते वो उसी पुराने रहस्यमय तालाब के पास पहुंचता है। वो देखता है कि उरुस तालाब के किनारे खड़ी है। उरुस, रुको! तुम उस तालाब के पास क्यों जा रही हो? नहीं, रुको उरुस, रुको! विराज की आवाज उरुस के कानों तक पहुंचती है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और एक झटके में उस गहरे तालाब के पानी में कूद जाती है। आज मैं तुम्हें इस कैद से आजाद कराऊंगा। अचानक पानी की सतह चीरते हुए एक चमकती हुई जादुई मछली बाहर निकलती है, जिसकी रोशनी पूरे तालाब में फैल जाती है। अगर सच जानना चाहते हो तो अब पीछे मत हटना, इस भावंडर में समा जाओ। तभी पानी की गहराइयों से एक गूंजती हुई रहस्यमय स्त्री की आवाज आती है, जो विराज को सचेत करती है। रुक जाओ, इसके अंदर मत आओ विराज। अगर तुम इसके अंदर आए तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। ये आवाज, ये तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसी आवाज तो मेरी प्रेमिका की थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पर यहाँ इस तालाब में उसकी आवाज कैसे हो सकती है? देखो, तुम इस आवाज पर ध्यान मत दो। अगर तुम्हें सच की तह तक पहुंचना है तो तुम्हें इस तालाब के अंदर जाना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम वापस लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं पहचान गया, ये मेरी प्रेमिका की ही आवाज है। सच सच बताओ, मेरी नीरजा कहाँ है? तुम्हारी प्रेमिका अब तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली, और अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो तुम्हें पहले अतीत के पन्नों को पलटना होगा। ठीक है, मैं सारा सच जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। फिर विराज बिना एक पल सोचे उस गहरे और काले तालाब के पानी में कूद जाता है। वो पानी की गहराइयों में उतरता चला जाता है, जहाँ रोशनी की एक पतली किरण उसे रास्ता दिखा रही थी। आज मैं सारा सच जान कर ही रहूंगा, और नीरजा, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। कहीं ना कहीं तुम जरूर जिंदा हो। तभी पानी के नीचे का दृश्य देखकर विराज हैरान रह जाता है। वहाँ एक पूरी अलग दुनिया बसी थी। उसे सामने उरुस दिखाई देती है, लेकिन उसका रूप बदल चुका था। अब वो एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि दिव्य वस्त्रों और जादुई आभा से लिपटी हुई उस तालाब की स्वामिनी लग रही थी। उरुस, तुम यहाँ? मैं तुम्हें बचाने के लिए इस मौत के कुएं में कूद गया, और तुम यहाँ इस रूप में? विराज, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। मैं इस तालाब की जादुई शक्ति हूँ, जिसे नीरजा ने कैद करने की कोशिश की थी। लेकिन सुनो, नीरजा मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है। क्या? नीरजा जिंदा है? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलाओ। वो इसी तालाब की कैदी बन चुकी है विराज, और तुम्हें ये सच जानना होगा कि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। असल में नीरजा ने ही मेरी शक्तियाँ पाने के लिए छल किया था। उसने सोचा था कि जादुई शक्ति से वो तुम्हारे प्रेम को दुनिया से बचा लेगी, पर लालच और जादू ने
उसे ही अपना गुलाम बना लिया। विराज ये सुनकर सुन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी मासूम नीरजा ने उरुस के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन उरुस के चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी। नीरजा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया। तुम अपनी दुनिया छोड़कर एक कैदी के लिए यहाँ तक आ गए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ खींच लाई ताकि तुम मुझसे बचा सको। नीरजा ने जो किया वो उसका डर था, उसका अपराध नहीं। और अगर नीरजा को यहाँ कैद रहना है तो मैं भी उसके साथ इसी तालाब में रहूंगा। मैं उसे अब अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे ही विराज अपने सच्चे प्रेम का ऐलान करता है, तालाब की काली शक्तियाँ अचानक सुनहरी रोशनी में बदलने लगती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। मैं तुम्हें परखना चाहती थी विराज, क्योंकि इस तालाब की शक्ति केवल सच्चे प्रेम के सामने ही झुकती है। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही इस श्राप की काट था। देखो विराज, तुम्हारी नीरजा। अचानक पानी के बीच से एक रास्ता बनता है और सामने से नीरजा धीरे धीरे चल कर आती है। उसके चेहरे पर वही 5 साल पुरानी चमक है, पर आंखों में पश्चाताप के आंसू। नीरजा। विराज, क्या तुम मुझे अब भी अपनाओगे? मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। 5 साल की जुदाई का दर्द इस मिलन के आगे कुछ भी नहीं है नीरजा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उरुस अपनी जादुई छड़ी लहराती है और एक तेज रोशनी के साथ विराज और नीरजा वापस तालाब के किनारे सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब न कोई श्राप था, न कोई कैद। उरुस मुस्कुराते हुए वापस पानी में विलीन हो जाती है।